जी। तो हमने अपना जो पहला वाला लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने कहा था ब्लास्टोसिस्ट का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ लिया था कि ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है? उसके जो पार्ट्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, ब्लास्टोसील जो उसमें एक कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये सारा कुछ हमने देख लिया था, ठीक है। अब होता क्या है कि ये हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जो स्टेज में हम डिटेल में पढ़ रहे हो। तो ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज होती है जो इम्प्लांट होती है, मतलब यूट्रस में इम्प्लांटेशन कौन-सी स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। मतलब कि जब हमारा जो जाइगोट से जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, ठीक है? तब हम क्या करेंगे, तब उसका क्या होता है, हमारे यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। द ट्रोपोप्लास्ट लेयर, देखो इसमें द ट्रोपोप्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, ठीक है? इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्रियम, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। तो ट्रोपोब्लास्ट जो होती है वो एंडोमेट्रियम में क्या करने लगती है, जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है, एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। और इनर सेल मास अब हमारा किस में कन्वर्ट होने लगता है, एम्ब्रियो में डिफरेंशिएटेड होने लगता है। मतलब जो इनर सेल मास की सेल्स हैं अब वो क्या कर रही है, डिफरेंशिएट हो रही है, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही क्या होगा, जैसे हमारा ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम है ये हमारी, तो इसमें जैसे ही हमारा क्या होगा, ये ट्रोफोब्लास्ट गया, ये अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच होगा वैसे ही एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ना, यूट्राइन वॉल बहुत रैपिडली डिवाइड करेगी, और डिवाइड डिवाइड करते-करते क्या करेगी कि इसको ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर ले लेगी पूरा। इतना डिवाइड करेगी कि ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेगी। है ना? एज़ अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, है ना? एम्बेडेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसने तो पूरा ही बाहर से उसको घेर लिया है ना, तो वो पूरा क्या हो गया, उसमें एम्बेडेड हो जाता है हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना? एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं, है ना? और इसी इम्प्लांटेशन की वजह से आगे जाके इसको हम और इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है? क्यों? क्योंकि यही आगे जाके अभी हमारा एम्ब्रियो में इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो ही रहे हैं, ठीक है? एम्ब्रियो डेवलप करेगा, हमारा फीटस बनेगा, ठीक है? तो इम्प्लांटेशन अकर्स जनरली बिटवीन 6 टू 9th डे ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन कब हो जाता है? करीब 1 हफ्ते बाद, ऐसे अपन मान सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, ठीक है? फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस। द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन डिटरमाइन्स द पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है? कहाँ हमारा इम्प्लांटेशन हो रहा है, किस पार्ट में हमारा यूट्रस, एंडोमेट्रियम में तो हो रहा है, लेकिन किस जगह पे हो रहा है उससे पता चलता है कि हमारा प्लेसेंटा का कौन-सा पोर्शन वो बना है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा ऐसा हम अ, ग्लैंड होता है ना? टेम्परेरी ग्लैंड होता है प्लेसेंटा, सिर्फ़ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनता है। ठीक है, फीमेल्स में सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर बनता है। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा वो फीमेल बना रही है या पूरा जो फीटस है वो पूरा उसका पार्ट बना रही है। तो कुछ पार्ट प्लेसेंटा का मदर बनाती है, तो कुछ पार्ट प्लेसेंटा का बेबी बनाता है ना? तो इतना हमारा क्या हो जाता है, ये जनरल हमने इम्प्लांटेशन देख लिया। ठीक, तो अब ये डायग्राम के थ्रू देख लो कि हमारा डायग्राम के थ्रू जैसे है कि हमारा फर्टिलाइज़ेशन, तो फर्टिलाइज़ेशन वाले को हमने क्या माना, डे 1 माना, ठीक है? फर्टिलाइज़ेशन से अब हमारा क्या हो रहा है, ये डिवाइड होता है डे 2 पे, हमारा 2 सेल स्टेज पे, डे 3 पे, डे 4 पे, डे 5 तक हमारा ब्लास्टोसिस्ट, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है? फिर ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, इम्प्लांटेशन के लिए जाता है ना, साइट भी देखो बिल्कुल कि यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर वो जैसे यूट्रस की साइड को बढ़ता है उसमें डेवलपमेंट होता जाता है ना, क्लीवेज होता जाता है, ये हमको पता है ना? और वो यूट्रस जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तब तक वो यूट्रस में पहुंच चुका होता है, वो डे 6 टू 7 मतलब करीब-करीब 1 हफ्ते, फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद वो यूट्रस तक पहुंच चुका होता है और ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में पहुंच चुका होता है। और इस स्टेज में क्या हो जाता है, इसकी एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। जैसे ही ये अटैच हो जाता है, ये जो एंडोमेट्रियम होता है इसको कवर कर देता है। इतना हमने अभी देख लिया, ठीक है? इतना क्या देख लिया, अभी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है?
तो प्लेसेंटा जो होता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले प्लेसेंटा देखते हैं। तो प्लेसेंटा इज एन इंटीमेट मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस ऑफ मदर फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है ना। क्यों? क्योंकि सारी जो फीटस को नीड है, ठीक है, फीटस को किस चीज की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड है, फीटस को न्यूट्रिशन की जरूरत है, फीटस का जो एक्सक्रीशन होगा वो कैसे होगा, तो सारा कुछ क्या कराती है, मदर कराती है ये सारा, है ना। कि मदर क्या करेगी, ऑक्सीजन भी भेजेगी, और मदर उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेस्ट है, ये सारा कुछ भी लेगी, न्यूट्रिशन भी फीटस को देगी, तो मदर ये सारा कुछ करती है। तो इस सारे कुछ करने के लिए हमको कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो वो कनेक्शन हमारा कौन होता है, प्लेसेंटा होता है ना। प्लेसेंटा हमारा टेम्परेरी ग्लैंड होता है, याद रखना, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनता है, फीमेल्स में सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनता है, और पार्चुरेशन के समय, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे ये बाहर भी आ जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा कंटेन्स माइन्यूट फिगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। प्लेसेंटा में क्या होते हैं, विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको विलाई बोलते हैं। द यूट्राइन वॉल फॉर्म करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन कॉल्ड टिप्स। और यूट्राइन वॉल क्या बनाता है, एक ऐसी ही डिप्रेशन बनाता है, मतलब जो लॉक एंड की वाला मैकेनिज्म नहीं कर देते, जैसे अपन दो उंगली, है ना, अपन उंगली को बीच में उंगलियां फंसा लेते हैं, अपने दोनों हाथ की फंसा लेते हैं ना, तो एक हाथ की उंगलियां जो होती हैं वो दूसरे हाथ की डिप्रेशन में फंस जाती हैं, जैसे ये डिप्रेशन है दूसरे हाथ के, ठीक है। तो ये क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, ऐसे फंस जाती है, ठीक है, समझ गए। तो यही होता है कि यूट्राइन वॉल हमारे क्या बना लेते हैं, ऐसे डिप्रेशन बना लेते हैं, जिसमें ये ब्लाई फिट हो जाते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल, ठीक है, हीमोकोरियल मतलब इन विच मेटरनल ब्लड बाथ bathes fetal chronic कोरियोनिक ब्लाई डायरेक्टली, ठीक है। हीमोकोरियल मतलब क्या होता है कि फीटल की जो कोरियोनिक ब्लाइज होती है ना, कोरियोनिक ब्लाई होती है जो अभी अपन ने जस्ट ऊपर पढ़े हैं, वो क्या होते हैं, मैटरनल ब्लड में डायरेक्टली बेथ करते हैं, मतलब डायरेक्टली उनमें ही ब्लड में ही पड़े हुए होते हैं, ठीक है। इन सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटा 6 बैरियर्स सेपरेट मैटरनल ब्लड फ्रॉम फीटल ब्लड, ठीक है, कितने, 6 टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं। 3 बैरियर्स आर लॉस्ट इन ह्यूमन प्लेसेंटा। तो हमारे पास कितने बचे, 3 ही बचे हैं, है ना, हमारे पास 3 बैरियर बचते हैं, ठीक है। वैसे कितने बैरियर होते हैं, 6 बैरियर होते हैं, जो मैटरनल और फीटल को जोड़े, मतलब जोड़े रखते हैं ना, बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है, जोड़े नहीं रखते हैं, मतलब बैरियर की तरह काम करते हैं। लेकिन अपने में क्या होते हैं, सिर्फ 3 ही बचते हैं लास्ट में, क्या बचते हैं, 3 ही बचते हैं लास्ट में, है ना। तभी जब ये अलग होते हैं ना, तभी जो पेन होता है वो इसी की वजह है ना, प्लेसेंटा अलग होता है, डिटैच होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज फ्लेक्सिबल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, तो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है हम उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, है ना। प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि ये डायग्राम देखो, ये फीटस है हमारा, ठीक है, इसमें फीटस तो बहुत ही क्लियरली विजिबल दे रखा है, ठीक है, फीटस है और ये प्लेसेंटा है, ठीक। तो ये जो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में एक जो कनेक्शन दिख रहा है, ये जो तुमको ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। तो यही हमारा वेस्ट लेके आती है, यही है ना, वेस्ट लेके आती है ये हमारा, और यही हमारा न्यूट्रिशन लेके जाती है और O2 लेके जाती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक। तो placenta facilitates the supply of oxygen and nutrient to the embryo and also the removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo, ठीक है। हमारा प्लेसेंटा क्या करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कराता है, न्यूट्रिएंट कराता है एम्ब्रियो तक, और एम्ब्रियो से क्या रिमूव कराना है, हमको वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड ये वगैरह हमको एम्ब्रियो से लेना। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है। एंडोक्राइन टिश्यू बोला है तो मतलब कुछ हार्मोन से सीक्रेट तो करेगा ही। जब एंडोक्राइन का हमने इसमें नाम लिया है तो मतलब क्या है कि ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। तो कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, बहुत बहुत ध्यान से देखो,
ठीक है, तो ये हमारा करता है लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। ठीक है, ये कुछ हार्मोन जो है ये सिक्रीट करता है, और भी हार्मोन सिक्रीट करता है ना, सिर्फ इतने नहीं कि ये चारों सिक्रीट करता है, और भी करता है। that are essential for maintaining physiological condition appropriate for continued development of the concept। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन हमारे सिक्रीट होते हैं। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन। ठीक है, लेटर ऑफ फेज ऑफ प्रेगनेंसी, बाद में रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवरी। ठीक है, रिलैक्सिन भी हमारा ओवरी से भी सिक्रीट होता है ना। रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय ओवरी। तो ये हार्मोन्स याद रखना भाई सारा कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमने प्लेसेंटा के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया कि प्लेसेंटा होता क्या है। ठीक है, प्लेसेंटा एक हमारा ग्लैंड होता है, टेम्परेरी ग्लैंड बोलते हैं, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जिसको, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे बनता है, जो बेबी की जो फीटस है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और वहां से और फीटस से जो वेस्ट मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये सब एलिमिनेट कराता है। इसके साथ साथ वो कुछ हार्मोन्स भी कराता है, जैसे HCG सिक्रीट करता है, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऐसे, है ना। तो ये हमारा किसके बारे में बात हो जाती है, प्लेसेंटा के बारे में बात हो जाती है। ठीक है भाई, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several fold in the maternal blood। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मदर में ये सारे हार्मोन, नए नए हार्मोन तो सिक्रीट हो रहे हैं, जैसे HCG भी सिक्रीट हो रहा है, HPL भी सिक्रीट हो रहा है। ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में सिक्रीट नहीं होता है ना, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होते, लेकिन जो नॉर्मल हार्मोन होते हैं जैसे कॉर्टिसोल हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी उनमें ज्यादा सिक्रीट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, उनको अपनी भी नीड पूरी करनी है और फीटस की भी नीड पूरी करनी है ना। तो हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन सिक्रीशन 10 सेवरल फोल्ड्स बढ़ जाता है ना, काफी गुना बढ़ जाता है। जैसे कि ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ता है, कॉर्टिसोल का बढ़ता है, प्रोलैक्टिन बनता है ना। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए है ना, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये सारा कुछ, इनमें इतने सारे हार्मोन्स का भी सिक्रीशन बढ़ जाता है। Immediately after implantation, the inner cell mass differentiate into an outer layer called ectoderm। अभी पीछे बोला था ना कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो हमारी अटैच हो जाती है, तब जब अटैचमेंट के टाइम पे हमारी इनर सेल मास क्या करने लगती है, डिफ्रेंशिएट होने लगती है भाई। तो डिफ्रेंशिएट किस में होती है, डिफ्रेंशिएट का ये मतलब होता है ना, वो अपना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर लेते हैं, प्रॉपर एक काम डिसाइड कर लेते हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे होने लगते हैं, एक्टोडर्म में, आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और बीच वाली लेयर मीजोडर्म, है ना। एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म। ठीक है, ये 3 लेयर बना लेती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बना लेता है। और फिर ये वाली सेल्स भी पता है, एक्टोडर्म की सेल्स, एंडोडर्म की सेल्स और मीजोडर्म की सेल्स आगे चल के और ज्यादा डिफ्रेंशिएट करती हैं और फिर अपनी पूरी बॉडी बनती है ना, पूरी बॉडी की टिश्यू बनती है। These 3 layer give rise to all tissue और organs in adult। मतलब हमारे अंदर जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी ऑर्गन्स है, सब कुछ है वो इन्हीं लेयर से बना हुआ है। जैसे आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में 11th में पढ़ा था कि ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो उसका मतलब क्या समझे थे, हमने समझाया था कि एम्ब्रियो में क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। उन्हीं लेयर की सेल आगे जाके डिवाइड और डिफरेंशिएट करके हमारे ऑर्गन्स बनाती है। तो हार्ट हमारे कौन से बनी है, मीजोडर्म से बनी। ठीक है, और यही ऑर्गन बनने को हम क्या क्या बोलते हैं, ऑर्गोजेनेसिस बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं ना। ये जो हमारा हार्ट बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बन रहा है, ये नर्वस सिस्टम बनता है, ये सबको हम ऑर्गेनोजेनेसिस में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारी मीजोडर्म बन रही है, बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। ठीक है,
अब क्या होगा, ये डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके हमारी क्या बना लेगी, अलग अलग ऑर्गन्स बना ले, है ना। तो जैसे कि मीजोडर्म है हमारा, ठीक है, तो मीजोडर्म जो है वो हमारा क्या बना लेती है, जो मसल्स होती हैं, है ना, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो हमारा कौन बना लेता है, मीजोडर्म बना लेता है। एक्टोडर्म भाई क्या बनाता है, तो एक्टोडर्म देखो, एक्टोडर्म जो होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है, हमारा कॉर्निया बनाता है ना, लेंस ऑफ आई बनाता है, ये सारा नीचे क्या है लिखे हुए हैं। देखो एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, है ना, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल, माउथ, epithelial lining of mouth and anus, cornea, lens of eyes, nervous system, sensory receptor, adrenal medulla, टूथ इनेमल, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं हमारे एक्टोडर्म से बनते हैं। मीजो से देखते हैं, मीजो से क्या बनते हैं, नोटोकॉर्ड बनता है ना, स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारी जो मसल्स होती हैं वो सारी बनती हैं, मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो होते हैं मतलब जैसे किडनी होती है वो हमारा किससे बनती है, मीजोडर्म से बनती हैं। सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम मतलब जो हमारा हार्ट होता है ना, और जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, वो भी किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल छोड़कर बाकी सब कुछ कौन बनाता है, मीजोडर्म बनाता है। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, फिर एंडोडर्म देखे तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो एंडोडर्म बनाता है ना, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंडोडर्म बनाता है। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा क्या एंडोडर्म बनाता है। लिवर, पेनक्रियास, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये क्या बनाता है, एंडोडर्म बनाता है ना। तो इसको क्या करना है, अपन को याद करना है, इनको हमें याद करना है कम से कम। मेन मेन जो है जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स, कम से कम इतना तो हमको याद होना ही चाहिए। जैसे नोटोकॉर्ड है ना, ये तो हम अपने बीच बीच में भी पढ़ लेते हैं कि हार्ट हमारा मीजोडर्म से बना होता है, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बना होता है, मसल्स मीजोडर्म से बना होता है ना, ये सारे तो हमारे एनसीईआरटी में ही लिखे हुए हैं, ये सारे जो हैं एनसीईआरटी में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्मल ऑरिजिन बहुत कम लिखे हुए हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के ऑरिजिन बहुत कम लिखे हुए हैं, तो वो अपन को अच्छे से देखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। क्या आता है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फुली डेवलप्ड फीटस इज रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, 9 month ऑफ प्रेगनेंसी के बाद मतलब इसको हम जो है ना गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, है ना, ये जो 9 month है ये क्या है, गेस्टेशन पीरियड है, मतलब इम्प्लांटेशन से लेके पार्चुरेशन तक का जो टाइम होता है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, है ना। तो ये गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमंस में, ठीक है, 9 month का होता है कि फीटस अंदर कितने टाइम तक के लिए रहता है, पूरा डेवलप होने के लिए 9 month तक। और एक बार जब फीटस डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, तो रेडी फॉर द डिलीवरी। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। इट इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्या क्या, इट इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, क्या क्या होता है हमारा, क्या क्या रिलीज होता है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, है ना। तो अगर अपन पार्चुरेशन में देखें तो ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ना, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। क्यों हार्मोन इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो हम देख। पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इन लेबर आर नीडेड फॉर पार्चुरेशन। मतलब कि जो अगर हमें पार्चुरेशन कराना है तो यूट्रस में हमें क्या कराना है, बहुत 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 पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कराना है ना। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो बेबी बाहर आएगा, ठीक है। तो यूट्रस में क्या होते हैं, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स डायलेट कर जाती है, क्यों, क्योंकि उससे बेबी को बाहर आना है। फिर जैसे ही सर्विक्स और वेजाइना जो होती हैं डायलेट कर जाती हैं, वैसे ही डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है ना। और उसके बाद प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आता है, पहले बेबी बाहर आ जाता है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा बाहर आता है, ठीक है।
फिर क्या करते हैं, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं फीटस से, है ना, जो हमारा बेबी आया है उससे क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं। तो सिग्नल ऑफ प्लेसेंटा पार्चुरेशन, है ना, हमें सिग्नल कैसे मिलता है पार्चुरेशन का, मतलब हमारी यूट्रस की मसल्स को पता कैसे चलता है कि भाई अब पार्चुरेशन करना है, अब बेबी की को बाहर एक्सपेल आउट करना है भाई, ये कैसे पता चलता है, तो ये सिग्नल किससे जाता है, फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस इन द प्लेसेंटा, है ना। ये सिग्नल कौन ओरिजिनेट कराता है, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा इसको ओरिजिनेट कराता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको अपन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या, कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, हम, नहीं। है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो हम बोल रहे थे तुमसे, ठीक है, तो जैसे ही हल्का हमारा कॉन्ट्रेक्शन होता है वैसे ही क्या करता है, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। मतलब हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा ऑक्सीटोसिन बनाता है, ठीक है। सिक्रीट तो हमारा कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है 11th में कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है। जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन जाके किस पर काम करता है, यूट्रस की मसल्स पर काम करता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। और जैसे ही यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बेबी पुश होता है सर्विक्स की साइड को, है ना, किसकी साइड को, सर्विक्स की साइड को पुश होता है। और जितना कॉन्ट्रेक्शन, मतलब जितना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और कॉन्ट्रेक्शन कराने, है ना, बहुत बहुत पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन होता है तभी बेबी एक्सपेल आउट होता है ना। तो ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही, ये पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन जो हो रहा है यूट्रस में वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीटोसिन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। The signals from for placenta parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, इसको अपन क्या बोलते हैं, fetal ejection reflex बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ये बहुत बार अपना आ चुका है ना, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन कि सिग्नल मतलब हमारा जो होता है सिग्नल, वो कैसे, कौन हमारा इनिशिएट कराता है, कौन ओरिजिनेट कराता है, तो वो कराता है फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, ठीक। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है। फिर ऑक्सीटोसिन बदले में क्या करता है, ऑक्सीटोसिन बदले में करता है स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है बदले में, स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर गेस्टेशन पीरियड हमने बता दिया कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इज द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है, जो कि लगभग क्या होता है 280 डेज होता है, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टाइम ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ था हम तब से काउंट करते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें तब से काउंट नहीं करना है, अगर फर्टिलाइजेशन से मतलब, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं उतने दिन को, है ना, तो हम 266 डेज भी मान सकते हैं। तो गेस्टेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, टाइम होता है कंसेप्शन से बर्थ तक लेके। मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सिक्रीट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स में क्या, मिल्क फॉर्मेशन पहले ही स्टार्ट हो गया था, क्यों, जो प्रोलैक्टिन सिक्रीट हुआ था, हमने तुम्हें बताया था प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा था। तो जो प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही हो रहा था। तो मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। और जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो मिल्क सिक्रीशन भी होता है ना। तो सिक्रीशन ऑफ मिल्क हमारा कौन इनिशिएट कराता है, ऑक्सीटोसिन, याद रखना, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, है ना। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क तो हम मानते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हमारा प्रोलैक्टिन करा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हमारा प्रोलैक्टिन करा रहा है, लेकिन सिक्रीशन कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कराता है कि भाई चाइल्ड बर्थ हो गया है, अब आप जो मदर को उसको फीड करना पड़ेगा, तो क्या जो सिक्रीशन ऑफ मिल्क होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं।
ठीक है। तो द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, जो इनिशियल डेज पे लैक्टेशन होता है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, है ना। जैसे प्रेगनेंसी मतलब पार्चुरेशन हो गया, अब जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है मदर से कुछ दिन तक, इनिशियल डेज, जैसे हम 1-2 दिन मान लेते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक। और कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं जो बेबी को इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कंपलसरी होती है, बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि कोई इन्फेक्शन से जो उनके, अब वो क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ चुके हैं, अब क्या करना है, अब उनको जितने भी डिसीजेज है, इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे खुद लड़ना है। तो खुद लड़ने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास एंटीबॉडीज होनी चाहिए, इम्यूनिटी होना चाहिए अपने पास। तो वो स्टार्ट में कौन प्रोवाइड करता है हमको, हमारी मदर प्रोवाइड करती है। तभी बोलते हैं कि जो मिल्क होता है, मतलब मदर मिल्क होता है, ठीक है, वो कितना क्यों जरूरी होता है ना। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो अपन को जिंदगी भर में कभी नहीं मिलेंगी, सिर्फ मदर से ही मिल सकती है ना। तो कोलेस्ट्रम में अपनी एक एंटीबॉडी होती है, तो उसको देख लो कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है, ठीक है। और वो एंटीबॉडी सिर्फ क्या होती है, जो हमें मदर से मिलती है ना। तो हमसे क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स हम डेवलप करते हैं टू फाइट अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ठीक है, और फॉरेन ऑर्गेन, ठीक है। तो इतना हमारा हो जाता है। अभी बताओ किसी को कोई तकलीफ? ठीक है ना। तो जो डेवलपमेंट होता है, हम, है ना, कि जो 9 मंथ हमने पढ़ा है कि 9 मंथ में हमारा बेबी डेवलप होता है, तो वो और देख लेते हैं कि डेवलपमेंट, और देख लेते हैं हम कि कैसा क्या डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इन द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, ठीक। तो डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट एंड कैट्स, है ना। सबका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो अलग होता है ना, सारे मेमल्स का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो अलग होता है, एलिफेंट का अलग होता है, डॉग्स का अलग होता है, कैट का अलग होता है ना। इनका आप लोग पता कर लोगे। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म, ठीक है। 1 महीने बाद हमारा क्या बन जाता है, एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है ना। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. मतलब हम हार्ट साउंड केयरफुली अगर सुनना चाहे तो स्टेथोस्कोप से हम सुन सकते हैं ना। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट, ठीक है। जैसे ही मतलब दूसरे महीने का लास्ट होगा, तब हमें क्या, उसके फीटस के लिम्स और डिजिट्स, मतलब जो फिंगर्स वगैरह हैं, वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना। ट्राइमेस्टर याद रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक, ठीक है। तो जब फीटस 12 वीक्स का होता है तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म, ठीक है। हमारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं ज्यादातर बन जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिम्स बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स भी वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। तो इस स्टेज पे मतलब सेक्सुअलिटी पता हो सकती है कि कौन है, मतलब मेल है या फीमेल है ना। जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स विजिबल होते हैं, ठीक है, द डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट कब होता है फीटस का? 5th मंथ, जब वो 5th मंथ का होता है तब वो फर्स्ट मूवमेंट हमको दिखाता है ना। और क्या होता है, उसकी जो हेयर होते हैं वो हेड पर आ जाते हैं, ठीक है, हेड पर हेयर आ जाते हैं। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक, 24 वीक्स मतलब 2nd ट्राइमेस्टर, है ना। 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 24 वीक 2nd ट्राइमेस्टर। 2nd ट्राइमेस्टर तक क्या होता है, द बॉडी इज कवर्ड बाई फाइन हेयर आईलिड सेपरेटेड
मतलब जो आईलिड्स होती है वो सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस बन जाती हैं, फाइन हेयर दिखाई पड़ते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, और 9 मंथ तक क्या होता है कि पूरा डेवलप हो जाता है बेबी और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है ना। तो इन्होंने फर्स्ट मंथ का बताया कि आफ्टर फर्स्ट 1 month हार्ट फॉर्म हो जाता है ना। एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ हमको क्या, हमको अगर हम सुनना चाहें मतलब सेकेंड मंथ के टाइम पे अगर फीटस की जो लिम्स और डिजिट वो बन जाते हैं, है ना। और हम इस टाइम पर मतलब हार्ट बीट वगैरह भी सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। ठीक है, फिर क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बन जाते हैं। फिफ्थ मंथ पे हम मूवमेंट देख सकते हैं और हेड पे हेयर भी आ जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक क्या होता है, बॉडी पे छोटे छोटे से हेयर्स आ जाते हैं, पूरी बॉडी पे आईलेट्स आ जाती हैं, आई लैशेस बन जाती है ना। और 9 मंथ तक क्या होता है, बेबी फुली डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, बेबी फुली डेवलप हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना भाई। तो बताओ कोई डाउट हो तो, इसमें कोई डाउट हो या पहले कोई डाउट हो, कुछ लाइन पूछनी हो या कुछ भी तो बताओ, हम बताते हैं। हाँ जी, आकांक्षा कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद अपना दूसरा चैप्टर आएगा क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो वो हम उसको क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उस जब तक तुम लोगों का होमवर्क क्या है, आप तुम लोगों का होमवर्क है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करोगे विद डायग्राम। ठीक है, एक्सप्लेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। ठीक है, ये होमवर्क है आज तुम लोगों का। सुना भाई? हाँ दी।